अस्सलाम वालेकुम क्लास, आप सब लोग कैसे हैं? अगर आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही या अगर आपको स्क्रीन सही नज़र नहीं आ रही तो आप मुझे फ़ौरन बताएंगे, ठीक है? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रेगुलर कर्व पढ़ा था। रेगुलर कर्व की दो कंडीशंस थी। नंबर वन तो ये कि उसे होना चाहिए सी के क्लास को बिलोंग करना चाहिए, एटलीस्ट C1 क्लास को बिलोंग करना चाहिए, और उसका डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट इन द गिवन डोमेन ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करें वेलोसिटी वेक्टर। द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ रेगुलर कर्व अल्फा टी एट टी इक्वल टू जीरो इज द डेरिवेटिव डी अल्फा बाई डी टी एवेल्यूएटेड एट टी इज इक्वल टू टी नॉट। ये डेरिवेटिव होगा टी इज इक्वल टू टी नॉट, किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू पे हम उसको एवेल्यूएट कर सकते हैं। द वेलोसिटी वेक्टर फील्ड इज द वेक्टर वैल्यूड फंक्शन डी अल्फा बाई डी टी. The speed of alpha t at t is equal to t naught is the length of the velocity vector at t is equal to t naught. और अगर हम इसकी स्पीड फाइंड करना चाहें तो इसका मॉडुलस हम लेंगे, तो हमारे पास वो वेलोसिटी वेक्टर की लेंथ आ जाएगी जो स्पीड बता रही होगी, ठीक है? तो अब काम क्या करना है, आपने आपके पास एक रेगुलर कर्व होगा गिवन, और उसके किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप वेलोसिटी वेक्टर फाइंड करना चाहते हैं तो उसके डेरिवेटिव को आप उसके उस पॉइंट पे एवेल्यूएट कर रहे हैं। और अगर आपको स्पीड रिक्वायर्ड है तो फिर आप उसका मॉडुलस लें, तो उस पॉइंट पे आपके पास स्पीड आ जाएगी। एक्चुअली स्पीड हम जिक्र क्यों कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि हम रेगुलर कर्व को डिफरेंशियल ज्योमेट्री में एज अ पाथ ऑफ मूविंग पार्टिकल ले रहे होते हैं, ठीक है? यहाँ पे भी लिखा हुआ है इफ वी व्यू द कर्व एज पाथ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल द वेलोसिटी वेक्टर एट टी इज इक्वल टू टी नॉट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन दैट पार्टिकल इज मूविंग एट दैट टाइम, ठीक है? तो डेरिवेटिव के वेक्टर जो होगा वो शो करेगा कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है? अब आगे देखें। टेंजेंट वेक्टर फील्ड की डेफिनेशन है द टेंजेंट वेक्टर फील्ड टू अ रेगुलर कर्व अल्फा टी इज द वेक्टर वैल्यूड फंक्शन कैपिटल टी, ठीक है? और डी अल्फा बाई डी टी डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ डी अल्फा बाई डी टी। मॉडुलस से आप डिवाइड कर देंगे और ये हो जाएगा वेलोसिटी टेंजेंट वेक्टर फील्ड होगी आपके पास, ठीक है? क्लास आपकी अटेंडेंस जो है ये लेक्चर के एंड पे होगी ताकि हमारा ये डिस्टर्ब ना हो, ठीक है? अभी आप लोग फोकस सिर्फ इस पे करें। अभी हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि आपके पास कोई भी रेगुलर कर्व होगा, उसका डेरिवेटिव लें और किसी पॉइंट पे वैल्यूएट करें तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पोजीशन पे आपको स्पीड ऑफ द कर्व मिल जाएगी। और अगर आपने टेंजेंट वेक्टर फील्ड लेनी है, टेंजेंट वेक्टर फील्ड का मतलब ये है कि आपके पास कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स होगा जो कि सारे टेंजेंट्स होंगे और वो सब के सब अल्फा के ऊपर टेंजेंट होंगे, ठीक है? उसके बाद इसके बाद क्या होगा कि आप लोग ये डायग्राम में देख सकते हैं कि ये कर्व है और इसके डिफरेंट पॉइंट्स पे टेंजेंट्स लिए हुए हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है? इन दो कंसेप्ट्स में अगर कोई मुश्किल है तो वो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद आ जाती है डेफिनेशन टेंजेंट लाइन की। अब टेंजेंट लाइन की डेफिनेशन एग्जैक्टली वही है जो हमने स्टार्टिंग में लाइन की, और जब हमने दो तीन टाइप्स पढ़ी थी इक्वेशंस की, जिसमें लाइन की इक्वेशन थी और उसमें दो टाइप्स थी। एक तो ये थी कि एक पॉइंट और वेक्टर गिवन हो, तब आप कैसे लाइन की इक्वेशन बनाएंगे, या फिर दो वेक्टर्स गिवन हो या दो पॉइंट्स गिवन हो तब आप लाइन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे जो टेंजेंट लाइन है टू अ रेगुलर कर्व अल्फा एट द पॉइंट t इज इक्वल टू टी नॉट इज द स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन होगी डेफिनेटली। इसको L से रिप्रेजेंट करेंगे, W बिलोंगिंग्स टू R क्यूब सच दैट W इज इक्वल टू अल्फा ऑफ टी नॉट, ये वो पॉइंट जिस पे हम लोग टेंजेंट फाइंड किया था हमने, प्लस लैम्डा टी ऑफ टी नॉट, टेंजेंट एट दैट पॉइंट इवेल्युएट करेंगे, और लैम्डा कोई भी रियल नंबर है। इससे आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी टेंजेंट की, ठीक है? और फिर इसके बाद अभी तक अगर कोई मुश्किल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब ये भी आगे अभी आप उसी को याद रखें तो काफ़ी है। वैसे यहाँ पे ये बताया हुआ है कि अगर आप टेंजेंट यूज़ नहीं करना चाहते
तो आप वेलोसिटी वेक्टर को यूज़ करते हुए भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो इक्वेशन नंबर 1.1 है, इसको ज़रा देखें। इसमें लेट u एंड v बी द फिक्स्ड वेक्टर्स इन आर क्यूब में कोई से दो फिक्स्ड वेक्टर्स हैं। देन द कर्व अल्फा फ्रॉम r to r क्यूब इज गिवन बाय अल्फा ऑफ t इज इक्वल टू u प्लस टी वी इज अ रेगुलर कर्व। ये एक रेगुलर कर्व होगा, ये हम देखते हैं। देखिए आपके पास दो u और v वेक्टर्स हैं और ये आर क्यूब में मौजूद हैं। अल्फा डिफाइन कर दिया u प्लस टी वी की फॉर्म में। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे डी अल्फा बाई डी टी, तो आंसर क्या आएगा? यही आएगा जहाँ लिखा हुआ है डी अल्फा बाई डी टी इक्वल्स टू वी, क्योंकि u का डेरिवेटिव तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि फिक्स्ड वेक्टर है ये, तो यानी कांस्टेंट है, इसमें कहीं भी t इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि u ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह v भी एक फिक्स्ड वेक्टर है और ये जो है कांस्टेंट का रोल प्ले कर रहा है, तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये टर्म जो है ज़ीरो नहीं होगी, ये एज अ कांस्टेंट साथ रहेगा v और t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो आपके पास डी अल्फा बाई डी टी इक्वल्स टू वी हो जाएगा। इसमें कोई मुश्किल है यहाँ तक? अगर है तो आप बता सकते हैं। इसके बाद द टेंजेंट लाइन एट ईच पॉइंट इज द गिवन स्ट्रेट लाइन एंड टी इज इक्वल टू वी ओवर वी मॉड। हमें पता है टेंजेंट क्या होता है, वेलोसिटी वेक्टर को डिवाइड कर, ये डी अल्फा बाई डी टी को उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देना। अभी हमने पढ़ा है इसको थोड़ी देर पहले, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखें टी वेक्टर डी अल्फा बाई डी टी ओवर मॉडुलस ऑफ डेल डी अल्फा बाई डी टी। इसी को अप्लाई करते हुए हमारे पास इस एग्जांपल में आंसर जो था वो डी अल्फा बाई डी टी इज इक्वल टू वी था, ठीक है। तो वी ओवर वी मॉड लेंगे तो हमारे पास टेंजेंट आ जाएगा फॉर द रेगुलर कर्व, ठीक है। इसमें अगर कोई मुश्किल है तो आप पूछ सकते हैं। इसमें जस्ट इसको डिस्क्राइब किया हुआ है, इसमें कोई ऐसा कैलकुलेशंस इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ मैंने आपको ज़रा अच्छे से इसको बता दिया ताकि कंफ्यूज ना हो। अगर हम लाइंस पढ़ें तो भी इसको भी मतलब है। Let u and v be fixed vector in R cube, then the curve alpha from R to R cube given by alpha is equal to u plus tv is a regular curve if and only if v is not equal to 0। ये क्यों लिखा है? क्योंकि जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो आंसर v आता है। अगर v ज़ीरो हो जाएगा तो फिर ये डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा, तो रेगुलर कर्व नहीं रहेगा। तो v ज़ीरो नहीं होगा, ये हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी ताकि रेगुलर कर्व हम इसको प्रूव कर सकें। दैट इज़ डी अल्फा बाई डी टी वी हो जाएगा और वी ज़ीरो नहीं है, तो इसलिए डी अल्फा बाई डी टी भी ज़ीरो नहीं बनेगा और ये रेगुलर कर्व हो जाएगा। और टेंजेंट लाइन अगर हम टी फाइंड करना चाहते हैं फिलहाल, टेंजेंट वेक्टर जो है, तो उसके लिए फिर हमें डी अल्फा बाई डी टी को उसके मॉडुलस से डिवाइड करना है। दिस मीन्स टी इज़ इक्वल टू वी ओवर मॉडुलस ऑफ वी होगा। यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल जो है ये आप लोग कर चुके हुए हैं, जिसमें आपको मैंने कुछ क्वेश्चन जो दिए थे जहाँ पे आप प्रूव कर रहे थे कि वो रेगुलर कर्व है या नहीं, सही। इसके बाद आप आगे देखेंगे ये रीपैरामीटराइजेशन, ये कंसेप्ट टोटली डिफरेंट है और इसमें आप मुझे साथ साथ रिस्पॉन्ड करेंगे कि आपको समझ में आया है या नहीं, अदरवाइज ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो आज हम सिर्फ इसकी ज्योमेट्री ही समझेंगे और इस पर काम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसको आप ज़रा इस तरह देख लें। यहाँ पे रीपैरामीटराइजेशन होता क्या है, ठीक है। रीपैरामीटराइजेशन के लिए सबसे पहले आपके पास एक रेगुलर कर्व अल्फा होना चाहिए, अल्फा जो कि ए बी से एलिमेंट्स ले रहा है और आंसर्स आर क्यूब में दे रहा है, ठीक है। नंबर टू, रीपैरामीटराइजेशन एक फंक्शन है जी फ्रॉम सी डी टू ए बी, सी डी से एलिमेंट्स ले रहा है और ए बी में ये रिजल्ट दे रहा है। इसकी कुछ क्वालिटीज़ हैं। क्या क्वालिटीज़ हैं? जी जो है 1 1 होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए और सी के क्लास को वेयर के इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि कम से कम C1 क्लास को बिलोंग करना चाहिए। इसी तरह इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए और उसको भी क्लास एटलीस्ट क्लास C1 को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। यानी कि जी सी डी से आप एलिमेंट्स लेंगे, जी उनको कन्वर्ट करेगा ए बी के एलिमेंट्स में, और इन्वर्स में क्या होगा कि आप ए बी से एलिमेंट्स देंगे और इन्वर्स अप्लाई होने के बाद वो सी डी में आंसर्स देगा, ठीक है। तो अगर आप इसको देखना चाहें तो मैं थोड़ा सा ये देख लें। ये फंक्शन जी है फ्रॉम 0 1 से 1 2
0 1 इसकी डोमेन है और 1 2 इसकी रेंज है, इंटरवल 1 2। और जी आर एक आम सा फंक्शन है, ये कोई भी फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, tan cos sin कोई भी फंक्शन आप हो सकता है। और बस उस फंक्शन को ये क्वालिटीज़ जो हैं फुलफिल करनी चाहिए, मीन्स कि एक तो 1 1 हो, ऑन टू हो, और एटलीस्ट क्लास C1 को बिलोंग करे, और उसका इन्वर्स भी क्लास C1 को बिलोंग करे। इसके बाद आप इसी को थोड़ा सा देख लें जी। देखें ये 0 1 जो था इसके एलिमेंट्स को R कहा है, और जो 1 2 था इसके एलिमेंट्स को T कह दिया है। और R के ऊपर G अप्लाई होता है तो जी आर आंसर आएगा, दैट इज इक्वल टू T। और T के ऊपर जब इन्वर्स अप्लाई करेंगे तो वापस जो है वो R में आंसर दे रहा होगा। अभी तक अगर किसी को कोई मुश्किल है तो वो पूछ सकता है। एग्जांपल रिपीट कर दे मैम। एग्जाम्पल रिपीट कर दूँ? ओके, एग्जाम्पल में अभी हम इसको प्रॉपर्ली सॉल्व भी करेंगे। फिलहाल मैंने आपको सिर्फ कि आप जी के बारे में कंफ्यूज ना हो कि वो कैसा फंक्शन होगा। वो कोई भी एक आम सा फंक्शन होगा, उसकी कोई डोमेन होगी और उसकी रेंज होगी। डोमेन के एलिमेंट्स को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करेंगे और रेंज के एलिमेंट्स को हम लोग टी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह अभी यहाँ पे बस ये बताया हुआ है कि कैसे फंक्शन करता है ये, कि आर के ऊपर जब जी अप्लाई होता है तो आंसर जी ऑफ आर आता है। और क्योंकि डोमेन के एलिमेंट्स टी हैं तो इसलिए हम इक्वल्स टू टी कह देते हैं इसको, ठीक है। फिर जब हम इसकी इन्वर्स की बात करते हैं तो इन्वर्स टी के ऊपर अप्लाई होगा, रेंज के ऊपर, और एच जो है वो टी के ऊपर अप्लाई होगा, वह टी इज इक्वल टू जी ऑफ आर। और फिर उसके बाद एच ऑफ टी इज इक्वल टू आपके पास आर आंसर आ जाएगा। यानी मतलब ये है कि सिर्फ आप डोमेन से एलिमेंट ले रहे हैं, आंसर रेंज में आ रहा है, और इन्वर्स अप्लाई करने से आप वापस डोमेन में पहुंच जाते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा इसमें कोई बात नहीं की गई। और अब हमारी बात जो है डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है कि हमें एक रेगुलर कर्व अल्फा होना चाहिए, उसकी कोई डोमेन ए बी है, और ए बी के एलिमेंट्स को हम लोग टी का नाम देते हैं, और वो आर क्यूब में 3 डायमेंशन में हमें कोई ग्राफ कोई भी कर्व रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये पाथ फॉलोड बाय एनी पार्टिकल। और रीपैरामीटराइजेशन सिर्फ एक फंक्शन है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। उस फंक्शन की कुछ क्वालिटीज़ हैं, एक तो उसका इन्वर्स होना चाहिए, दूसरा 1 1 फंक्शन हो, ऑन टू फंक्शन हो, और फंक्शन इटसेल्फ और उसका इन्वर्स दोनों क्लास सी के को बिलोंग करने चाहिए, वेयर के मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दैट इज़ एटलीस्ट क्लास C1 को बिलोंग करे, अदरवाइज वो फंक्शन रीपैरामीटराइजेशन नहीं होगा, ठीक है। अब आगे देखिए इसका इम्पैक्ट क्या होता है। इमेज ऑफ अ कर्व एंड इट्स रीपैरामीटराइजेशन आर सेम। एक कर्व का इमेज जो बनता है, जो ग्राफ बनेगा, और उसकी रीपैरामीटराइजेशन का वो सेम होगा। ये कैसे होगा अभी हम अभी नेक्स्ट पेज पे इसको पढ़ते हैं। जो ऐसे किस्म की सिचुएशंस होती हैं उन्हें हम लोग ज्योमेट्रिक इन्वेरिएंट कहते हैं। ज्योमेट्रिक इन्वेरिएंट क्या होगा? अ क्वांटिटी इज ज्योमेट्रिक इन्वेरिएंट इफ इट रिमेन्स द सेम व्हेन वी चेंज दी पैरामीटर्स। अगर हम पैरामीटर्स भी चेंज कर दें और उस क्वांटिटी में कोई चेंज ना आए, उसकी ज्योमेट्री में कोई चेंज ना आए, तो हम उसे ज्योमेट्रिक इन्वेरिएंट कहेंगे, ठीक है। और सेकंड मतलब इसका ये हुआ, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द ज्योमेट्रिक शेप ऑफ द कर्व। यानी कि ये सिर्फ ज्योमेट्रिक शेप से रेलिवेंट है, इसमें आप पैरामीटर जो भी डाल दें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये देखिए आपके सामने एक, इसको आपने बहुत ध्यान से सुनना है, और अगर आपको जहाँ से समझ नहीं आएगा आपने फ़ौरन मुझे बताना है। इसमें आप देख सकते हैं ये एक कर्व बना हुआ है, ठीक है। ये अल्फा कर्व है, और अल्फा की डोमेन आपको बताया था कि हम अल्फा ए बी से एलिमेंट्स ले रहे हैं और आर क्यूब में ले रहे हैं। तो ये ए बी में एलिमेंट्स हैं, अल्फा ने यहाँ से पिक किए, और जब इस पर फंक्शन अप्लाई हुआ तो हमारे पास ये पूरा कर्व जो है ये हमारा रिजल्ट आया। और अगर हम कोई यहाँ जो ए पी के जितने भी एलिमेंट्स हैं हम उनको टी का नाम दे रहे हैं, और एक पर्टिकुलर एलिमेंट टी नॉट अगर हम लेते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये आंसर कर्व के ऊपर आता है, जिससे यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, इसको अल्फा ऑफ टी नॉट कहा गया है। यहाँ तक अगर कोई मुश्किल है तो आप पूछ सकते हैं। मैम ये सेकंड कंडीशन रिपीट और फर्स्ट कंडीशन रिपीट कर दीजिएगा। ठीक है, अभी तक सिर्फ ये बात हुई है कि हमारे पास अल्फा एक रेगुलर कर्व है और ए बी उसकी डोमेन है। ये ए बी को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ए बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम टी कहेंगे, टी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। और अल्फा का क्या काम है कि अल्फा ने ए बी से एलिमेंट्स लेने हैं
और फंक्शन अप्लाई होने के बाद हमारे पास ये पूरा कर्व जो कि एक रेगुलर कर्व है डिफाइन हो जाएगा। और अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट टी नॉट की बात करें जो कि हम डोमेन में से ले रहे हैं, जैसे 1 2 3 हम वन ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ ये जो इसका कर्व है वो ये पॉइंट होगा जो कि हाईलाइट किया गया है, इसको अल्फा ऑफ टी नॉट कहेंगे। ठीक है, अभी तक सिर्फ इतनी बात हुई है। इसके बाद हमने रीपैरामीटराइजेशन जी एक फंक्शन ले लिया। ठीक है, और रीपैरामीटराइजेशन का क्या काम था कि उसने सी डी के ऊपर, उसकी डोमेन सी डी थी और ए भी उसकी रेंज थी। ठीक है, अब हमने ये भी बता दिया यहाँ पे कि रेंज जो है सी डी के जो एलिमेंट्स है हम उसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जी का काम कर रहा है कि सी डी से वैल्यूज ले रहा है और आंसर जो है वो ए बी में हमें दे रहा है। इसके बाद हमने कहा कि ये जो सी डी है इस डोमेन को यूज करते हुए हम एक और फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं जिसको हम लोग बीटा कह सकते हैं, और उस फंक्शन में ये क्वालिटी है कि वो एग्जैक्टली अल्फा का जो इमेज बनता है उसी को वो भी फॉलो करता है, एग्जैक्टली वो इमेज बनाता है जो कि अल्फा का बनता है। ठीक है, ये कैसे पॉसिबल है? ये ऐसे पॉसिबल है कि बीटा को हमने अल्फा और जी के कंपोजिशन की फॉर्म में डिफाइन कर दिया। कि होगा ये कि पहले देखें अल्फा जो है वो ए बी से एलिमेंट्स लेता है और बीटा जो है वो सी डी से एलिमेंट्स लेता है। तो हमने क्या किया कि जब इसका कंपोजिशन लिया ना अल्फा और जी का, तो हुआ ये कि पहले जी ने यहाँ से एलिमेंट्स उठाए सी डी से, उनको यहाँ पे भेज दिया ए बी में, और फिर अल्फा ने ए बी से उठाए और फिर उसके बाद अल्फा ने ए बी से एलिमेंट्स लिए और फंक्शन अप्लाई होने के बाद उसको उस कर्व के ऊपर अप्लाई कर दिया। असल में ये प्रोसीजर हुआ है, लेकिन हम लोग डायरेक्टली यहाँ से भी देख सकते हैं। इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप लोग देख रहे हो स्पेस में, आप लोग देख रहे हैं बाहर, आप चांद देख रहे हैं फॉर एग्जांपल, ये स्टार्स ऑब्जर्व करें, तो आप किसी एक विंडो से आप देखते हैं स्टार को। अगर आपको वहाँ से आप कंफर्टेबल नहीं है या वहाँ से आप जो ऑब्जर्व करना चाहते हैं, जो चीज़ें उसकी जो क्वालिटीज़ आप देखना चाहते हैं, अगर आपको वहाँ से वो नज़र नहीं आ रही, तो आप दूसरी विंडो से भी जाके देख सकते हैं। वो स्टार वही रहेगा और उसकी कोई क्वालिटी भी चेंज नहीं होगी, उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो उतनी ही रहेगी। तो दिस मीन्स के आपके स्पेस चेंज करने से उसके इमेज पे कोई फर्क नहीं पड़ा स्टार पे। ठीक है, तो ऐसे ही है कि आप लोग पहले यह इस डोमेन ए बी से ऑब्जर्व कर रहे थे और वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, कुछ चीज़ें सही तरह से नज़र नहीं आ रही थी, तो इसलिए हमने जो अपनी विंडो चेंज कर ली और हम सी डी पे आ गए। किसके थ्रू आए? इस जी के थ्रू, और वहाँ से हमने सेम इमेज को ऑब्जर्व किया और अपनी रीडिंग्स ले ली। ठीक है, इसका काम मतलब रीपैरामीटराइजेशन का मकसद यही है, क्योंकि ये कॉस्मोलॉजी और यूनिवर्स से रेलेवेंट तमाम स्टडीज़ में ये इन्वॉल्व होती है आपकी डिफरेंशियल ज्योमेट्री। तो इसीलिए इसका जो मकसद है वो सिर्फ यही था कि जब स्पेस में हम लोग ऑब्जर्वेशन ले रहे होंगे और अगर हम किसी एक जगह से प्रॉपरली अपना जो हम आउटपुट चाहिए वो नहीं हमें मिल रहा, तो हम लोग अपनी जगह चेंज कर सकते हैं और उससे हम अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है वो अटेन कर सकते हैं। और जो प्रोसीजर है वो ये रीपैरामीटराइजेशन फंक्शन जो है ना ये हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब अल्फा जो है ना ये एक्चुअल रेगुलर कर्व था, इसके ऊपर रीपैरामीटराइजेशन अप्लाई हुई और एज अ रिजल्ट हमारे पास रीपैरामीटराइज्ड कर्व बीटा आ गया। ठीक है, बीटा को हम लोग क्या कहेंगे? रीपैरामीटराइज्ड कर्व। जैसे ही हमारे हम देखेंगे कहीं पे भी रीपैरामीटराइज्ड कर्व लिखा हुआ है तो हमारे दिल में दो चीज़ आनी चाहिए, एक ये रीपैरामीटराइजेशन और ये एक एक्चुअल कर्व अल्फा, जिनके कॉम्बिनेशन से हमारे पास ये रीपैरामीटराइज्ड कर्व बीटा आएगा। अब आपको अगर इसमें कोई भी मुश्किल पेश आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी क्लास, आपको इसकी ज्योमेट्री जो है वो समझ में आ गई है? मैम ये जी बता दें क्या है? जी, और ये बीटा के बारे में पता लग गया आपको? जी मैम। ठीक है, बीटा और अल्फा देखने में दो डिफरेंट कर्व्स हैं, लेकिन एक्चुअली ये इमेज सेम देते हैं। ठीक है, बीटा की डोमेन और है और अल्फा की डोमेन और है। अल्फा कहीं और से एलिमेंट्स ले रहा है और बीटा कहीं और से एलिमेंट्स ले रहा है। ठीक है, अब मसला ये है अब इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी कि इनका इमेज सेम है और इनमें डिफरेंस क्या है कि इनकी डोमेन्स डिफरेंट है।
तो अब इनका इमेज सेम क्यों है, उसकी रीजन ये रीपैरामीटराइजेशन जी है। ये एक आम सा फंक्शन है जो कि बीटा की डोमेन के एलिमेंट्स को कन्वर्ट कर रहा है और अल्फा की डोमेन में रख रहा है। इसीलिए जब भी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं बीटा और अल्फा दोनों हमें सेम इमेज दे रहे होते हैं। तो ये जो रोल है इन दोनों की सेम इमेज को देने का वो रीपैरामीटराइजेशन जी प्ले कर रहा है। ये एक आम सा फंक्शन है और इसमें सिर्फ कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए कि जिसमें जी को 1 1 और ऑन टू होना चाहिए, और इसके अलावा इसमें इस जी को इटसेल्फ और इसके इनवर्स को क्लास एटलीस्ट C1 को बिलोंग करना चाहिए। और अल्फा जो है वो एक्चुअल रेगुलर कर्व होगा, जी रीपैरामीटराइजेशन होगी, और बीटा जो है इसको रीपैरामीटराइज्ड कर्व कहेंगे। क्लास अगर आपको ये बहुत अच्छा समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। अल्फा क्या है यहाँ पे? अल्फा कोई भी रेगुलर कर्व है जिसकी हम लोग रीपैरामीटराइजेशन हम उस पर अप्लाई कर रहे हैं, और एज अ रिजल्ट हम रीपैरामीटराइज्ड कर्व बीटा फाइंड आउट कर रहे हैं। और ये सब काम करने की रीजन ये है कि अल्फा जो हमारे पास, हम ये अल्फा को जिस एंगल से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स थी, उनको अवॉइड करने के लिए जैसा कि हम लोग जी को यूज कर रहे हैं और फिर हम बीटा पे आ गए। ठीक है, और प्रॉब्लम्स कैसी किस किस्म की हो सकती हैं, जैसे कि आपके पास कोई फंक्शन हो f of x इक्वल टू 1/x, तो इसमें जीरो एक ऐसा पॉइंट, अगर हम इसकी डोमेन -1 से 1 के दरमियान ले लें तो जीरो एक ऐसा पॉइंट होगा जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम अपनी डोमेन को चेंज कर लें, या फिर हम कोई और डोमेन ले लें और कुछ ऐसा फंक्शन बनाएं कि उस डोमेन से जब हम फंक्शन अप्लाई करें तो हमारे पास -1 से 1 के दरमियान के ही एलिमेंट आते हों। तो ये इस किस्म का कोई केस है, आप इसमें इसको समझने की कोशिश करें। अगर आपको कोई मुश्किल है तो आप मुझे बता सकते हैं, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में भी दोबारा मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। और अभी फिलहाल आपकी मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ। मैम ये जो कर्व बनी है हमारे पास, हम ये कह सकते हैं कि R3 के अंदर है ये? और बेटा जो कर्व बनी है क्या है? मैं आपने कहा था ना कि मतलब कि वो अल्फा के जो हम एलिमेंट लेंगे वो हमें AB से R3 के अंदर देंगे आंसर। हम्म। तो जो ये कर्व बनी है हमारे पास R3 के अंदर है? हाँ बिल्कुल R3 के अंदर ये वही कर्व, ये एक ही कर्व है, और हम लोग R³ में ही है, स्पेस में हम लोग सारा काम फिलहाल कर रहे हैं। और यहाँ पर अल्फा जो है, हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास और भी ऑप्शंस हों ऑब्जर्वेशन के लिए, यानी कि अगर हम एक साइड एंड से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो कोई उसके ऑब्जर्वेशन को चेक करने के लिए उसकी वैलिडिटी के कहाँ किस हद तक वो दुरुस्त है, तो हमें कोई और भी फॉर्म चाहिए जहाँ से हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, तो वो हमें ये बीटा अप्लाई कर दे देता है। और होता ये कि हम लोग एक ऐसा फंक्शन जी जिसे हम लोग रीपैरामीटराइजेशन कहते हैं कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, जो कि बीटा की डोमेन में से एलिमेंट्स को लेके अल्फा की डोमेन में पहुंचा रहा होता है। और यही रीज़न है कि अल्फा और बीटा दोनों के इमेजेस सेम आते हैं, और बीटा जो है एक्चुअली लेता तो एलिमेंट्स आर में से है, लेकिन ये कंपोजिशन ऑफ अल्फा एंड जी है, यानी कि पहले बीटा के ऊपर जब हम किसी भी वेरिएबल पे या किसी भी नंबर पे बीटा अप्लाई कर रहे होते हैं तो एक्चुअली सबसे पहले हम उस पर जी अप्लाई करते हैं, और फिर जो आंसर आता है टी की फॉर्म में उसके ऊपर हम लोग अल्फा अप्लाई करते हैं। दैट्स वाई अल्फा और बीटा दोनों सेम कर्व को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई मुश्किल है तो आप बता सकते हैं। मैम जो इससे पीछे वाले पे लास्ट वाली जो इसके प्रीवियस पेज पे जो लास्ट एग्जांपल थी वो कंडीशन थी वो बताइएगा। ओके, मैं आपकी स्क्रीन भी शेयर करती हूँ। ठीक है, इससे पिछले पेज पे चले जाते हैं, हम इसको दोबारा से देख लेते हैं। रीपैरामीटराइजेशन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमें एक कर्व चाहिए, रेगुलर कर्व अल्फा फ्रॉम AB टू R3। ठीक है, और रीपैरामीटराइजेशन क्या होगी, कोई भी फंक्शन होगा जो कि CD से AB जो कि अल्फा की डोमेन है वहाँ पे वैल्यूज दे रहा होगा। और जी की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, जी को 1 1 ऑन 2 और
सी के क्लास को बिलोंग करना चाहिए, वे के जो है वो 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए, 0 नहीं होगा, ठीक है। और एच जो कि जी का इन्वर्स है उसको भी क्लास सी के को बिलोंग करना चाहिए। ये इसकी कंडीशंस हो गई, ठीक है। ये नोट पे अगर आप ना भी फोकस करें तो कोई इसकी जरूरी नहीं है। उसके बाद ये इसकी डायग्राम हो गई कि यहाँ पर आपके पास दो डोमेन दिखाई गई हैं, एक सी डी है, इस इंटरवल के एलिमेंट्स को हम लोग आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक ए बी इंटरवल है, इसके एलिमेंट्स को हम लोग टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ए बी इंटरवल में से अल्फा वैल्यूज ले रहा है और आंसर इस कर्व के ऊपर दे रहा है जो आप देख रहे हैं। अगर किसी पर्टिकुलर वैल्यू टी नॉट की हम बात करें तो उसके करस्पॉन्डिंग ये एक पॉइंट आपको कर्व के ऊपर नजर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब हमने क्या किया कि हमने एक रीपैरामीटराइजेशन जिसका नाम जी है वो डिफाइन कर दी, जो कि सी डी से एलिमेंट्स ले रही है आर के फॉर्म में, जी आर, ठीक है, इक्वल टू टी आंसर ले रही है जो कि ए बी इंटरवल के एलिमेंट्स हैं। उसके बाद हमने क्या किया कि बीटा हमने एक फंक्शन ले लिया जो कि कंपोजिशन ऑफ जी एंड अल्फा है, और इसको हम लोग रीपैरामीटराइज्ड कर्व कहेंगे क्योंकि ये इस इंटरवल सी डी में से वैल्यूज ले रहा है और इमेज एग्जैक्टली वही दे रहा है जो कि अल्फा का है। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट आर नॉट को हम लोग देखें तो उसके करस्पॉन्डिंग एग्जैक्टली वो पॉइंट टी नॉट, अल्फा टी नॉट और ये बीटा आर नॉट सेम पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि हर पॉइंट टी नॉट के लिए यहाँ पे एक आर नॉट जरूर मौजूद होगा जिसपे हम लोग बीटा अप्लाई करें और टी नॉट पे हम अल्फा अप्लाई करें, दोनों सेम पोजीशन शो कर रहे हो। ये है रीपैरामीटराइजेशन की डेफिनेशन। अगर इसमें आपको कुछ और भी समझना है तो आप बता दें, क्योंकि अगर आप इतना ही समझ लेंगे ना तो आज के लिए यही काफ़ी है। इससे बाकी रेलिवेंट जो काम है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मैम बाकी क्लियर हो गया। ये ज्योमेट्रिक इनवेरिएंट्स बता दें एक दफा, वो नहीं बताया। ज्योमेट्रिक इनवेरिएंट बता दूं, हाँ। अब ये जो कर्व है ना जो आप देख रहे हैं कि देखिए हमने पैरामीटर चेंज कर दिए लेकिन कर्व से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ऐसे कर्व को ज्योमेट्रिक ऐसी टाइप को हम लोग ज्योमेट्रिक इनवेरिएंट कहते हैं जहाँ पे पैरामीटर चेंज करने से शेप के ऊपर कोई डिफरेंस ना आए। हमेशा ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये तभी ऐसा होगा कि जब हम कोई रीपैरामीटराइजेशन हमें बहुत अच्छी सही किस्म की मिल जाए, सारी कंडीशंस फुलफिल कर रही हो, तब हम इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकेंगे। तो उस कर्व को हम लोग ज्योमेट्रिक इनवेरिएंट कहेंगे जिसमें ज्योमेट्री डिस्टर्ब ना हो, पैरामीटर चेंज हो जाए। इसकी एग्जांपल आपको दे सकते हैं, जैसे सर्कल है, सर्कल में आप लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, एक आपके पास ये इसका है, और सेकेंड आप ये एक्स इज इक्वल टू इसका जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है, सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या है? मैं ए sin अल्फा ए sin बीटा cos बीटा a cos थीटा प्लस b sin थीटा। x is equal to a sin अल्फा और y is equal to a cos अल्फा। तो ये जो आप ले रहे होते हैं x इज इक्वल टू a, एक्चुअली होता तो ये cos थीटा ही है ना, जो आप इसका डिराइव करते हैं जब आप पैरामीट्रिक इक्वेशन फॉर सर्कल, तो ये साइन और कॉस डिफरेंट क्यों आते हैं? ये आपको याद है कुछ? जी, किसी स्टूडेंट को याद है कि आप लोग जब पैरामीट्रिक इक्वेशन ले रहे होते हैं सर्कल की, तो x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा आप रखते हैं और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा रखते हैं, तो ये दोनों एक ही क्यों नहीं होते? जी क्लास, किसी को कुछ पता नहीं है? एक्चुअल क्या रूल है जो हम लोग अप्लाई कर रहे होते हैं? मैम ये कंपोजिशन फंक्शन होता है शायद, इसलिए कंपोजिट फंक्शन दो डिफरेंट फंक्शन। नहीं ऐसा नहीं होता। होता ये है कि जो एक्चुअली हमने
लेना जो है ना वो cos थीटा ही होता है रूल में, लेकिन वो जब हम लोग परपेंडिकुलर लेते हैं तो वो एंगल चेंज होने की वजह से डिफरेंट हो जाता है, साइन में कन्वर्ट हो जाता है। इसको थोड़ी सी आप रिसर्च करके आए नेक्स्ट लेक्चर में। वैसे मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि बल्कि आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके साथ लिंक बना के बता देती हूँ कि आपको थोड़ा सा और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि सर्कल, ये तो आपको सबको पता है ना कि सर्कल को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में करते हैं जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, और एक हम लोग करते हैं इसको वैसे फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं जहाँ पे एक्स जो है वो आर कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा दे रहे होते हैं, ठीक है। अब इसमें जी फंक्शन इन्वॉल्व होता है, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्ली इसको मतलब सारा साइड बाय साइड लिख के आपको बताऊंगी। और दोनों फिर ये भी इनवेरिएंट हो गया ना, फिर आपको इनवेरिएंट होगा अब शोर आ रहा है। जी बेटा, जिनका माइक जो है वो ऑन है वो आप लोग उसे खुद ध्यान से ऑफ कर लिया करें ताकि डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि मैं अब ऑफ नहीं करूँगी ताकि आप लोगों ने जो पूछना है आप पूछ सकें। तो अभी फ़िलहाल इतना आपने हमने वेलोसिटी वेक्टर पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया है, ठीक है। फिर हम लोगों ने टेंजेंट के बारे में पढ़ा है कि वेलोसिटी वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दें तो वो टेंजेंट बन जाएगा, और टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आपने देखी है, और रीपैरामीटराइजेशन का सिर्फ कंसेप्ट लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको प्रॉपरली इस पर जितना भी काम है इससे रेलिवेंट कि इसका डेरिवेटिव, इसका टेंजेंट क्या होगा, ये सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बुक मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी, ये बुक में से आप ये जो पेज देख रहे हैं ना, ये रीपैरामीटराइजेशन जो है ये सारी यहाँ पे डिफाइंड है, जो मैंने पेज पे लिखा हुआ है वो हर चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। और आप उसको यहाँ से भी मैच कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा समझना मुश्किल था इसलिए मैंने उसको उस तरह से लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे एक और भी बात है कि इसका जो बीटा जो होगा इज ऑफ क्लास सी एन होगा, वेयर एन इज़ मिनिमम ऑफ के एंड एम। एन जो दोनों का मिनिमम होगा या फिर के, इनमें से जो छोटा होगा एन की वैल्यू वो होगी। ये आपने थोड़ा सा मुझे ना नेक्स्ट लेक्चर में बताना है कि क्यों मिनिमम होगा, ठीक है। यानी कि इसमें लिखा हुआ है कि अल्फा आप क्लास बोला को आपने बिलोंग समझ कर नहीं रहा है आई। और जी क्लास सी के को बिलोंग कर रहा है, तो बीटा जो है वो क्लास सी एन को बिलोंग करेगा, वेयर एन इज इनमें से जो छोटा होगा उसके इक्वल होगा। उसकी रीज़न आप मुझे बताएंगे, अगर आप नहीं बता सकेंगे तो फिर डेफिनेटली मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। वो सारी जो रेलिवेंट जो भी हमने काम किए वो सब यहाँ पे मौजूद है। मैं चाह रही हूँ कि आपको पेज नंबर पता लग जाए, इसका 29 है पेज नंबर। हम अटेंडेंस ले लें। ओके क्लास, अब ऐसा है कि मीटिंग का टाइम ख़त्म हो रहा है तो आप इसको दोबारा ज्वाइन कर लें, ठीक है। उसमें मैं आपकी अटेंडेंस भी लगाती हूँ और अगर कुछ आपने पूछना है तो वो भी इसमें डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आपकी अटेंडेंस ओके मैम। लगेगी लेक्चर में जो भी आप दोबारा ज्वाइन करेंगे।